आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य तरंग या ध्वनि की चाल के बारे में। ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल का मान कैसे निकलेगा, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि की चाल से ताप से क्या उसका चाल बढ़ता है, दाब का क्या प्रभाव होगा, आर्द्रता का प्रभाव। इसके अलावा इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो है तुमको जब दो तरंग का होता है तो उसके अध्यारोपण से जो क्या होता है, किस प्रकार जो तरंग उत्पन्न होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगर होगा तो आगे उसका देखते हैं, उसका कुछ उदाहरण होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तुम्हारा है, पहले हम लोग देखेंगे ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की जो चाल होती है, ध्वनि की चाल किसी माध्यम में, जैसे कि ध्वनि के लिए को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। वो ठोस, द्रव या गैस कोई भी माध्यम हो तभी ध्वनि चल सकती है। तो ध्वनि की चाल, ध्वनि जो है तुमको, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल माध्यम के प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक एवं उसके घनत्व पर निर्भर करती है, एवं उसके घनत्व पर निर्भर करती है, उसके घनत्व पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। तो ये तुमको दोनों पर निर्भर करता है। अगर ठोस है तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक लोगे। ठोस माध्यम के लिए, ठोस माध्यम के लिए उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक, उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक देखिए, तरल माध्यम, तरल द्रव या गैस, तरल माध्यम के लिए, तरल माध्यम के लिए उसके आयतन प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक प्रत्यास्था गुणांक का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अगर तुमको तरल माध्यम होगा तो उसका लेंगे हम लोग हवा में ध्वनि का वेग v बराबर रूट अंडर b बाय रो, b बाय रो। b बराबर हो गया हवा का आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, रो बराबर हवा का घनत्व, रो बराबर हवा का घनत्व, रो बराबर हवा का घनत्व, v बराबर रूट अंडर b बाय रो। तो ये तुमको हो गया रूट अंडर b बाय रो, ये हो गया हवा में उसका वेग हो गया, तो ये इस पर निर्भर करेगा। तो रूट अंडर b बाय रो। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन ने कहा कि तुमको जो हवा में जब ध्वनि चलती है तो इसके आधार पर, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं न्यूटन के अनुसार, या इसको मिटा ही देते हैं, तो ये तुम्हारा हो गया। इसी को आगे बढ़ाएंगे। ध्वनि का वेग के लिए न्यूटन का कहना था कि हवा में जब ध्वनि चलती है तो वह जो गमन होता है वो इस तरह से होता है कि उसमें जो है ताप का कोई परिवर्तन नहीं होता है। हवा में जब ध्वनि का चलता है तो उसका ताप नियत होता है, और ताप नियत रहेगा तो जाहिर है कि बॉयल का नियम लागू होगा, और बॉयल का नियम के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जो है आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान निकाल के वहां पर जब हम रखेंगे तो वह तुमको दाब के बराबर आ जाएगा। जैसा कि इसको करके देखते हैं हम लोग। न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार
जब ध्वनि हवा में चलती है तो ध्वनि गमन की प्रक्रिया समतापीय होती है। ताप नियत रहेगा। तो नियत ताप पर हवा के लिए क्या है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। पीवी बराबर एनआरटी, आदर्श गैस नियम, आदर्श गैस समीकरण, तो पीवी बराबर नियत होगा, ताप नियत रहेगा। तो इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे पीवी बराबर एनआरटी, अवकलन करने पर ये तुमको जो है डी बाय डी पी वी बराबर डी हो गया तुमको एनआरटी, डिफरेंशिएशन करके इसको। तो इसका जो डिफरेंशिएशन यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा गणित में, तो तुम्हारा ये हो गया, पहले पी आ जाएगा यहाँ पर, पी और वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी इंटू पी का डिफरेंशिएशन, यू इंटू वी में का डिफरेंस, और एन आर टी यहाँ कॉन्स्टेंट है क्योंकि टी बराबर नियत, एन आर तो नियत रहेगा ही, तो इसका डिफरेंशिएशन शून्य होता है। जैसा कि अवकलन में पढ़ा होगा क्लास 11 में भी अवकलन दिया हुआ है, यू इंटू वी करके तुमको दिया हुआ मल्टीप्लाई का फॉर्मूला होता है, तो उसके आधार पर इसका से मल्टीप्लाई इसको अवकलन कर सकते हैं। इस प्रकार से हो गया तुमको पी डी वी इक्वल टू माइनस वी डी पी, ऐसा लिख सकते हैं। तो P बराबर माइनस डी पी बटे माइनस वी डी पी बटे डी वी, दिस इंप्लाई दैट P बराबर माइनस डी पी बटे डी वी बाई डी। ये जो तुमको है, ये तुमको दाब में परिवर्तन बटे आयतन विकृति, ये तुमको दाब हो गया बराबर हो गया तुमको दाब बटे आयतन विकृति, दैट इज आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो गया, ये हो गया बराबर हो गया ये b, b बराबर आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान हो गया, आयतन प्रत्यास्था गुणांक। अब है तुमको p का मान, p बराबर दाब हो गया, इसका दाब हो गया इसका। तो अब है तुमको जैसे कि एक उदाहरण दिया है कि जैसे कि तुमको ध्वनि का वेग का सूत्र क्या निकल गया, तो ध्वनि का वेग का इसमें सूत्र निकल गया कि जैसे b बटे रो था, तो b बटे b बराबर निकल गया p, तो b बराबर क्या होगा तुमको रूट अंडर p बाय रो, इसका मान हो जाएगा रूट अंडर p बाय रो। ध्वनि का वेग v बराबर रूट अंडर b बाय रो, तो v बराबर हो गया रूट अंडर p बाय रो, न्यूटन के अनुसार। तो अब है तुमको p बाय रो हो गया। अब है इसका मान, जहां तक कि मान होगा तुम्हारा जो क्वेश्चन एक उदाहरण के द्वारा जैसे इसी का मान निकालते हैं, एनसीईआरटी का उदाहरण देख लेते हैं, जो तरंगी अध्याय है उसका 4 नंबर है, उसमें ये दिया गया है कि एसटीपी पर हवा में ध्वनि का चाल ज्ञात करें, हवा में ध्वनि की चाल ज्ञात करें। हवा का अनुभाग दिया हुआ 29 ग्राम प्रति 29 ग्राम या 29 गुना 10⁻³ तो यहाँ पर जहाँ तक है v बराबर होता है, सॉल्यूशन में देखें v बराबर रूट अंडर p बाय रो, तो एसटीपी पर हमको दाब तो पता है हमको कि 1/1 दाब होता है और ताप होता है 0 डिग्री सेल्सियस 273 है, लेकिन इसका घनत्व कितना होगा, घनत्व तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में। तो सूत्र जो होता है वो गैस समीकरण PV बराबर nRT, यहां से हम लोग इसको घनत्व को निकालते हैं, तो PV बराबर हो
गया घन, n का मतलब होगा द्रव्यमान बटे अनुभार, ये हो गया अनुभार गुना r, ऐसा लिख सकते हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। तो P बराबर m बटे v गुना RT बटे m0, ये हो गया द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान बटे घन आयतन को क्या कहेंगे, घनत्व। तो P बराबर रो गुना RT बटे m0। तो हमको अनुभार दिया होगा ये, इसी का प्रयोग करते। P बाय रो बराबर हो गया तुमको, P बाय रो बराबर RT बाय m0, RT बाय m0। अब इस चीज का यहाँ पे प्रयोग अगर करते हैं हम लोग इसमें, तो अब हम लोग सूत्र हमारा जो है ध्वनि का वेग क्या होगा, v बराबर P बाय रो की बजाय RT बाय m0। इसमें अब हमको सब चीज पता है। तो R का मान होता है 8.3, न्यूटन के सूत्र के मुताबिक 8.3 हो गया, और इसका मान होता है STP पर 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन हो गया। जब भी इसका प्रयोग करेंगे बाय m0 होगा 29 ग्राम होता है, 100 किलोग्राम करने में तो -3, तुम्हारे किताब में तो किलोग्राम में ही दिया हुआ है ना, ये साइन मात्रक में हो गया ये सब साथ में। इसका जो मान आएगा करीब ये तुमको कैलकुलेट करके 280 मीटर प्रति सेकंड आता है। इसका मान आ जाएगा करीब 280 मीटर प्रति सेकंड, 280 मीटर प्रति सेकंड के आसपास आएगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये है, लेकिन हवा में जब ध्वनि का वेग जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ये तो खैर क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि लैप्लास का संशोधन, मतलब कि ध्वनि का जो वेग है तुमको, अभी हमने न्यूटन के फार्मूला के मुताबिक लाया तो 280 मीटर प्रति सेकंड आया, लेकिन हवा में जो ध्वनि का वेग जो प्रयोग के द्वारा हम लोग लाते हैं तो वो 332 या 336 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होना चाहिए, 332 मीटर प्रति। तो ये जो तुम्हारा मान है, काफी अंतर है दोनों में। तो इसके लिए तुमको लैप्लास ने कहा कि न्यूटन ने जो कि यह एज्यूम किया था, यह माना था कि जो जब ध्वनि चलती है तो ताप स्थिर रहता है। यह बात गलत है, बल्कि इसी में लिख सकते हैं यहीं पर कंक्लूजन, लेकिन एसटीपी पर प्रयोग के द्वारा हवा में ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकेंड होती है, जो कि न्यूटन के सूत्र के द्वारा प्राप्त 280 मीटर प्रति सेकेंड से काफी भिन्न है। इसके लिए लाप्लास ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया। तो ये तुम्हारा हो गया कि ये तो वो जो गलतियां आ गया, इसका संशोधन किसने किया, लाप्लास। तो लाप्लास संशोधन पढ़ते हैं, तो लाप्लास संशोधन, लाप्लास के अनुसार, वैज्ञानिक का नाम है लाप्लास के अनुसार, हवा में जब ध्वनि चलती है तो यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, अर्थात ध्वनि गमन की प्रतिक्रिया, अर्थात हवा में ध्वनि गमन की प्रक्रिया समतापीय न होकर
नो होकर रुद्धौष्ण होती है, रुद्धौष्ण होती है। और याद होगा रुद्धौष्ण एडियाबेटिक इसको कहते हैं, इसकी कोई इंग्लिश में क्या कहते हैं, रुद्धौष्ण परिवर्तन, एडियाबेटिक। और रुद्धौष्ण परिवर्तन में हम लोगों ने पढ़ा है कि पीवी टू दी पावर गामा जो होता है, तो गामा जिसको हम लोग सीपी बाई सीवी पढ़ते थे, जो हीट अध्याय पढ़ा होगा जो तुम्हारा था उष्मा में, तुमको उष्मा गतिकी के जो अध्याय थे उसमें पढ़ाई हुई होगी तुम्हारी। जब देखो तुम लेक्चर राइट के ऐप पर तुम इस सारे लेक्चर को देख सकते हो, पीवी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो उष्मा गतिकी के अध्याय में बताया गया होगा, उसको आई होप तुम्हें पढ़ा भी होगा। तो उसमें जो है रुद्धौष्ण होती है। तो लाप्लास संशोधन में तो जाहिर है कि पीवी बराबर नियत के बजाय, पीवी बराबर एनआरटी के बजाय हम लोग इसमें चलेंगे पीवी टू दी पावर गामा बराबर कांस्टेंट से चलेंगे। रुद्धौष्ण प्रक्रम के लिए, रुद्धौष्ण प्रक्रम के लिए पीवी टू दी पावर गामा बराबर नियत, नियत डी इंटू पीवी टू दी पावर गामा बराबर डी इन, और नियत, नियत का डिफरेंस 0 होता है। तो एक बार क्या होगा, पी तुमको बाहर आ गया इंटू गामा, पी पर पावर गामा -1 इंटू डी पी प्लस भी, पी भी फिर से करते हैं इसको, पी को अगर बाहर लेंगे तो भी का डिफरेंस करते हैं ना, पी को बाहर ले तो गामा इंटू भी टू दी पावर गामा -1 इंटू डी प्लस, अब की बार में लिखते हैं भी टू दी पावर गामा को बाहर करेंगे इंटू डी इज इक्वल टू 0। मतलब पहले जो है एक को बाहर करना, फिर एक्स टू दी पावर n का जैसे डिफरेंस था n एक्स टू दी पावर n माइनस उसके बाद तक तोड़िए इसको। तो यहां पर तुम हो गया गामा पी v टू दी पावर गामा -1 इंटू डी बराबर माइनस पी इंटू वी टू दी पावर गामा इंटू डी माइनस वी टू दी पावर गामा इंटू डी, ऐसा हो गया। तो अब तुमको आ जाएगा गामा पी बराबर, यहां पर रख लेते हैं गामा पी बराबर माइनस, यहां की तरफ हो गया तुमको भी टू दी पावर गामा इंटू डी पी बटे डी पी बटे हो गया तुमको बाय में आ गया भी टू दी पावर गामा -1 इंटू डी इंटू डी, भी टू दी पावर गामा में एक ज्यादा है पावर ऊपर, तो एक आ गया माइनस भी, ऊपर एक बच गया भी इंटू डी बाय डी, समझिए पावर एक ज्यादा था ऊपर, दैट्स इक्वल टू क्या आ गया तुमको माइनस डी पी बटे डी भी बटे भी, ये हो गया आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, दैट्स से आयतन प्रत्यास्था बराबर आयतन प्रत्यास्था गुणांक दैट इज इक्वल टू बी, ये बी के बराबर हो गया। तो उसका कहना था बी का जो मान है, जैसे कि मीटर का फॉर्मूला हम लोग पी लेके चले थे, तो इसमें क्या निकल गया बी बराबर निकल गया, बी बराबर निकल गया हमको गामा, बी बराबर गामा। तो हवा में ध्वनि की जो चाल आई, हवा में ध्वनि की चाल भी बराबर रूट अंडर बी बाय रो, तो इसका मतलब क्या होगा भी बराबर रूट अंडर गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो। और गामा जहां तक होता है गामा बराबर सी पी बाय सी होता है, गामा बराबर सी पी बटे सी भी बराबर 1.4 जैसे 7/5 हवा के लिए, हवा के लिए। तो इस फार्मूला से इसका मतलब तो भी जो इसका है करीब करीब अबाउट 330 मीटर प्रति सेकेंड के आसपास आ जाएगा। तो ये अर्थात ये क्या हुआ तुमको, ये सही बात यही हुआ कि जो हवा में जो ध्वनि चलती है तो वह प्रक्रिया क्या होती है, रुद्धौष्ण होती है। और इस प्रकार लैप्लास करेक्शन से भी ये पता चल गया कि ये तुमको, और जहाँ तक डिफरेंशिएशन का जहाँ तक दिक्कत है तुमको, जो स्टूडेंट नहीं जानता वो डिफरेंशिएशन राइट ऐप पर तुमको भौतिकी के क्लास में हो या तुमको जो है मैथ का भी क्लास, जो मैथ का स्टूडेंट है भौतिकी में जो तुमको जो अपकरण का जो मैथमेटिकल टूल्स में तुम देखो वीडियो अपलोड मिलेगा तुम्हें इसका लेक्चर का डिफरेंशिएशन का देख सकते हो। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है वो तो क्लास 11 में तुमको जो अपकरण है सीमा एवं अवकलज उसको भी पढ़ सकते हो।
तो ये तुम्हारा था इसका कि ध्वनि का वेग किस प्रकार से ध्वनि गमन करता है। तो क्या पता चला कि यह तुमको ध्वनि जो माध्यम में जो गमन करती है हवा में, उस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होती है, नियत होती है। अब है हमको ऊष्मा नियत होती है। अब है कि जो ध्वनि गमन करती है तो उस पर ताप का क्या प्रभाव है, दाब का क्या प्रभाव है, आर्द्रता का क्या प्रभाव है, इन सबों के बारे में देखें। ध्वनि के वेग पर ताप का प्रभाव, ध्वनि के वेग पर ताप का प्रभाव। तो हमारा जो सूत्र आ गया, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग बराबर रूट अंडर गामा पी बटे रो, गामा पी बटे रो। इसमें ताप तो है नहीं, ताप का जैसे था अभी हम लोगों ने जो डेरिवेशन किया था उसी आधार पर चले आए हम लोग आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण। इसमें क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी। तो पीवी बराबर एन का मतलब द्रव्यमान बटे अनुभार, अनुभार हो गई गुना आर टी, अनुभार। तो पी बराबर एम बटे वी गुना आर टी बटे एम नॉट। अभी जैसे उदाहरण बताते वही काम कर रहे हैं। तो पी बराबर हो गया रो गुना आर टी बटे एम नॉट, या पी बटे रो बराबर हो गया आर टी बटे एम नॉट। तो ध्वनि का वेग भी बराबर हो गया, ध्वनि का वेग भी बराबर रूट अंडर गामा पी बटे रो होता है। तो भी बराबर रूट अंडर गामा आर टी बटे एम जीरो। दिस इंप्लाइज दैट भी समानुपाती रूट अंडर टी, ताप के, ये केल्विन, ये किस मात्रा का होती है, केल्विन। या तुमको V1 बटे, अगर ताप T1 पर अगर V1 है, ताप T1 केल्विन पर वेग, ध्वनि का वेग V1, ध्वनि का वेग V1 है, जो ताप T2 पर V2 हो जाता है, V2 हो जाता है। तो V1 बटे V2 बराबर रूट अंडर T1 बटे T2, V1 बटे V2 बराबर रूट अंडर T1 बटे T2, V1 बटे V2 बराबर रूट अंडर T1 बटे T2। तो ये तुम्हारा हो गया ध्वनि में, हवा में ध्वनि का वेग हो गया तुमको। तो ताप के साथ क्या होता है, हवा में ध्वनि का ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो लिख सकते हैं, यहीं पर नोट लिख कर तो उसमें लिख देगा नीचे कि मैं बोल दे रहा हूँ, लिख दो कि ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। अब है दाब का प्रभाव, उसके समानुपाती था रूट टी के। अगर तुमको दाब का प्रभाव, ध्वनि का वेग पर दाब का, प्रेशर का क्या प्रभाव होता है, दाब का ध्वनि के वेग पर प्रभाव, ध्वनि का वेग भी बराबर रूट अंडर गामा पी बटे रो। तो देखो इसमें जो है ऐसा मतलब कि एक जैसे साधारणतः कहता है, समझ सकता है कि भी किसके समानुपाती ऐसा लग रहा है, दाब के, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये देखो समझना, क्योंकि इसमें जो है घनत्व नियत नहीं है, घनत्व बदलता है हवा का। जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका घनत्व भी बढ़ जाता है। तो इसलिए तुमको क्या होता है, दाब का घनत्व, दाब बढ़ाने पर घनत्व रो भी, घनत्व रो भी बढ़ता है, चूंकि P बटे रो बराबर क्या होता है, P बटे रो बराबर आर टी बटे एम नॉट। इसका मतलब P बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा। तो दोनों का नियत, मतलब ये क्या होगा, तो नियत ताप स्थिर, ताप नियत, ताप नियत है, तो नियत रहेगा। तो दाब रहने पर इसका मतलब क्या हो गया, भी बराबर रूट अंडर गामा पी बटा रो, बराबर रूट अंडर गामा
RT/m0। तो दाब बढ़ाने पर क्या होगा, इसका मतलब ताप जब स्थिर ही है तो इसकी बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, तो इसका आयतन निश्चित रहता है। तो अर्थात क्या निकला, अर्थात दाब परिवर्तन का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता, ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप बढ़ाने पर क्या होगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ध्वनि के वेग पर, दाब के घटा बढ़ाने का। तो और ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। अब है एक तुमको आर्द्रता के साथ क्या होता है ध्वनि के वेग का। आर्द्रता है, अगर आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो आर्द्रता का मतलब हो गया तुमको कि जब नमी आ गया तो आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आर्द्रता से क्या होगा, गामा P/ρ है, तो उसका जो तुमको जो है घनत्व होता है वह कम हो जाता है, तो उसका वेग बढ़ जाएगा। आर्द्रता का ध्वनि के वेग पर प्रभाव, ध्वनि के वेग पर प्रभाव, आर्द्रता बढ़ने पर हवा का घनत्व घटता है, इसलिए आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो जैसे कि तुमको एक चीज कुछ लोग को ये लग सकता है, गामा P/ρ, तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये आर्द्रता के साथ ये घटता है। अब ये बात लग सकता है कि हवा का घनत्व जो होता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, पानी और मिल जाएगा तो कैसे वो हल्का हो जाएगा। तो देखो इसका पानी जो होता है हवा से हल्का होता है, जलवाष्प जो होता है, जलवाष्प अगर इसमें मिक्स करेगा, जैसे कि हम लोग पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को जब गर्म करेंगे तो उसमें जो जलवाष्प होता है, देखो हवा में कभी भी ऊपर उठता है, तो हल्का है तभी ऊपर उठ रहा है। तो जो जलवाष्प जो होता है वो हवा से हल्का होता है, जलवाष्प हवा से हल्का होता है, तो हल्का होता है तभी तो ऊपर उठता है। इसका मतलब घनत्व, इसका मतलब जलवाष्प मिश्रित हवा का घनत्व शुष्क हवा से कम होता है, इसका उदाहरण भी बताया तुमको, इसलिए तो गर्म करने में क्या होता है, हवा देखते हुए जलवाष्प क्या होता है, बाहर ऊपर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नमी बढ़ेगा तो उसका घनत्व कम हो जाएगा, इसलिए उसका ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। ये तुमको भाई ध्वनि के वेग पर इन सबों का कुछ प्रभाव हो गया तुम्हारा, ये किस प्रकार होता है। अभी तक हम लोग पढ़े इसमें कि ध्वनि का वेग किस प्रकार गमन करता है, उसका वेग क्या होता है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे कि अनुप्रस्थ तरंग में जो तो रस्सी पर जो तरंग होता है तो उसका सूत्र पढ़े थे, उसका कुछ क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, एक क्वेश्चन उसको बनाए भी थे, और अभी भी पढ़े न्यूटन का फॉर्मूला के आधार पर लेप्लास करेक्शन के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको हमें अभी ध्वनि के वेग को हमें निर्धारित किया। अब जैसे है तुमको ध्वनि का अध्यारोपण, मतलब कि ये कह सकते हैं कि तुमको दो ध्वनियां या दो अगर जो तरंग है, तरंग का अध्यारोपण कर सकते हो। जब दो तरंग एक ही माध्यम में आगे बढ़ती है तो माध्यम के कण का जो विस्थापन होता है दोनों तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे कि लिख सकते हैं तरंगों का अध्यारोपण सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जब दो या दो से अधिक तरंग, जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम
कण का विस्थापन, तो माध्यम के कण का विस्थापन उन तरंगों के कारण होने वाले विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग के बराबर होता है जब दो प्रगामी तरंग एक ही रस्सी में उत्पन्न किए जाएं जिनके समीकरण क्रमशः y1 बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी एवं y2 बराबर a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव है। फाइव हो जहां फाइव बराबर कलांतर फेज डिफरेंस कलांतर। बाकी जो है तुमको आयाम और आवृत्ति समान दोनों का क्या है, दोनों तरह के आयाम और आवृत्ति क्या है, समान है। आयाम एवं आवृत्ति समान है। अध्यारोपण के सिद्धांत से कण का विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। अध्यारोपण सिद्धांत y बराबर क्या है, y1 प्लस y2। तो y बराबर क्या होगा, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा हो जाएगा तुमको। तो y बराबर, ये तो कॉमन हो गया तुम्हारा, ये कॉमन लेते हैं तो इसको पहले आगे कर लेते हैं, sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो ये जो तुम्हारा हो गया, ये साइन सी प्लस साइन डी करके तुमको जो फार्मूला होगा, गणित में पढ़ा होगा अगर, तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूला पर आ गया। इसको अगर विस्तार करके इसको हल करेंगे तो y बराबर इसका समीकरण आ जाएगा 2a। मैं एक बार में ही लिख देता हूँ उसको तुमको, साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2 आ जाएगा और cos 5/2। इसको हल करके जो गणित के आधार पर तुम साइन सी प्लस साइन डी तोड़ के इसको इतना प्राप्त कर सकते हो। यह दोनों तरंगों के अध्यारोपण से बने तरंग हो गए। दोनों तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग, दोनों तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न तरंग का समीकरण ये हो जाएगा। तुमको ये एक नया तरह का समीकरण ये बन जाएगा। तो ये तुमको जो है तुमको ध्वनि के ये तुमको अध्यारोपण से ये तुमको मिल जाएगा। और ध्वनि जब परावर्तित होती है, अगर एक ही रस्सी में दो ध्वनियां चल रही हो, तो ध्वनि के परावर्तन से जबकि होती है, तो उसका जो ध्वनि का जो परावर्तन होता है किसी दृढ़ आधार से, तो उस स्थिति में क्या होगा, तुमको देखो ध्वनि का जो परावर्तन होगा, ध्वनि का या कोई भी तरंग का किसी दृढ़ आधार से, अगर आधार से अगर टकरा करके लौटेगा, वह तरंग जो है उलट जाती है। जबकि अगर मूवेबल आधार रहा, जो मूव कर सकता है, तो वह तरंग तुमको नहीं परावर्तित होने पर भी नहीं पलटेगा। जैसे परावर्तन, किसी दृढ़ माध्यम से टकराने पर
परावर्तित तरंग में परावर्तित तरंग पलट जाती है, अर्थात मूल तरंग से इसकी कला में पाई का परिवर्तन होता है, पाई का परिवर्तन होता है। दृढ़ आधार, जैसे कि देखो इसको जैसे कि एक चित्र के द्वारा भी समझने का कोशिश कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक रस्सी है और एक यहाँ पर दृढ़ आधार है, एक पल्स ऐसे जा रहा है, ऐसे ये टकराएगा तो परावर्तन के बाद देखो, ये परावर्तन के बाद ये टकराएगा तो ये इस ढंग से पलट जाएगा। परावर्तन के बाद ये इधर जा रहा था, ये परावर्तन के बाद जब लेकिन तुमको अगर इसी टाइप का अगर रहता, ये जो चित्र एक नया दूसरा चित्र देखते, जैसे यहाँ रस्सी है, यहाँ पर जो है तुमको ये जो कण है, एक तुमको जो तरंग है ये तुमको इस ढंग से दिया हुआ है, यहाँ टकरा करके लौटेगा, लेकिन ये तुमको मूवमेंट है स्पीड। तो इसमें अगर ऐसा तरंग आएगा इस ढंग के केस में, यहाँ पर रहा इसमें फंसा हुआ है, तो इसमें जब तक ये मूव कर सकता है, हिल सकता है, उस स्थिति में जब ये लौट के आएगा तो ये तुमको इस ढंग से परावर्तन तो लौटेगा, लेकिन ये पलटेगा, यहाँ पे पलटेगा, फ्री स्वतंत्र सिरा। तो ये तुमको सेम पलट गया, लेकिन कला समान रहेगा, दोनों का। तो ये तुमको परिवर्तन होगा। जैसे अगर इसका समीकरण है तो y बराबर से इसका समीकरण, मूल का जो समीकरण था, अगर पहला जो है तुमको परावर्तन के पहले जो समीकरण था, y बराबर है a sin kx माइनस ओमेगा t। तो परावर्तन के बाद जो होगा, परावर्तन के बाद जो आएगा दृढ़ आधार से, तो y बराबर माइनस a sin kx माइनस ओमेगा t हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का अंतर हो गया, उल्टा गया, ओमेगा t माइनस kx, या y बराबर a sin ओमेगा t माइनस kx, ये समीकरण हो जाएगा इसका। तो ये तुमको परावर्तन के कारण ये क्या होता है, समीकरण पलट जाता है। और लेकिन जब तुमको अगर ये तुमको परावर्तन के बाद इसका समीकरण, लेकिन अगर इस दिशा में जब गमन करेगा उल्टा दिशा में, तो वो फिर अलग बात है कि तुमको जो है कि जब उल्टा दिशा में जाती है तो ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखना पड़ता है। उसकी चर्चा में फेज में पाई का अंतर इसका हो जाएगा परावर्तन के कारण। तो इन सब जैसे एक ही रस्सी में दो विपरीत दिशा में जब तरंग आएगा तो इसके अध्यारोपण से जो तुमको बनेगा, दैट इज अपरगामी तरंग बनेगा। इसकी जो चर्चा है तुमको हम अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में तुमको जहाँ तक है, आज के लेक्चर में ध्वनि तरंग का वेग, इन सबों के बारे में चर्चा हुई। जाहिर है कि अब जो है तुमको अप्रगामी तरंग के बारे में अगले लेक्चर पढ़ेंगे, उसी में बंद ऑर्गन पाइप, ऑर्गन नली, खुला ऑर्गन पाइप और तुमको विस्पंद, इन सबों की घटना की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगले जो लेक्चर होंगे हम उसका, तुम कोई भी क्वेश्चन को तुम किसी भी बुक से, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में तुमको किसी भी टॉपिक पर पूछना हो, राइटफुल ऐप को तुम डाउनलोड करके कभी भी पूछ सकते हो। और एक क्लास टॉपिक बता हुआ, क्लास 12 के लिए भी सारे जो लेक्चर्स हैं तुम्हारे जो राइटफुल ऐप पर अपलोड हैं, तुम कोई भी अध्ययन कर सकते हो। इसी साथ लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं।